हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृश्य आइस की क्विक बुक, जो कि है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 21, पार्ट 1। दो पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। इसमें क्या है, भारत के निर्वाचन, मतदान के विवाह और दलीय व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, यानी कि आपका हो गया, आपका इलेक्शन हो गया, वोटिंग बिहेवियर हो गया और पार्टी सिस्टम इन इंडिया की बात की गई है। तो गाइस, आई होप आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो भी ये पढ़ना चाहता हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप लोग को घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लस अगर इंडियन ज्योग्राफी की क्विक बुक देखनी है तो भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पेज है। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी इजीली। एंड न्यूज़पेपर रिलेटेड हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको कोई भी क्वेरी, उसकी हेल्प, और कोई भी नोटिफिकेशन आती है अगर, तो हम इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ दोस्तों। तो देखिए, हमारा जो सिलेबस है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आप सारे एक बार चैप्टर देख सकते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हम कर चुके हैं। अभी जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, जो कि है भारत में निर्वाचन, मतदान व्यवस्था और दलीय व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ टोटल जो चैप्टर है वो है 24, यानी कि जल्दी ये बुक हमारी क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। ठीक है, तो अगर गाइज आप लोग को अच्छा लगे मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे लिखा है भारत में निर्वाचन, मतदान, व्यवहार और क्या है आपका दलीय व्यवस्था। चलिए चुनाव की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो चुनाव है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होता है, आधार होता है। इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी जो राजनीतिक पसंद है ना, ये नागरिक अधिकार, इसका प्रयोग करते हैं। अपनी पसंद यानी आपको कौन सा व्यक्ति अपने प्रतिनिधि के रूप में पसंद है, आप उसको चुन के भेज सकते हैं। इसके साधन के रूप में क्या है, आपका अभिव्यक्ति हेतु मतदान का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप मतदान करके अपने प्रतिनिधि को सामने भेज सकते हैं, जो आपके लिए क्या है, इस देश में काम करेगा। अच्छा, चुनावों के माध्यम से क्या है, प्रतिनिधियों को एक निश्चित समय अवधि के लिए क्या है, निर्वाचित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 5 साल, 6 साल, जो भी, ये एक निश्चित समय अवधि होती है। इस इतने साल के लिए वो होते हैं। अवधि की समाप्ति के बाद क्या होता है, प्रतिनिधियों को पुनः जनादेश प्राप्त करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ठीक है, यानी कि दोबारा से इलेक्शन आप मान लीजिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है संवैधानिक उपबंध की बात करें तो यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक आपको निर्वाचन से संबंधित सारी बातें मिल जाएंगी। अगर हम आर्टिकल 324 की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए एक क्या होता है, चुनाव आयोग होता है, जो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ठीक है, भारत में निर्वाचन प्रणाली जो है, निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 या उससे, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा हो, मतलब 18 साल से कम ना हो, जिसे संविधान और क्या है, विधायक द्वारा निर्मित किसी कानून विधि द्वारा डिस्क्वालीफाई ना किया हो, मतदान कर सकता है। और जो इसने का निर्हित करने के आधार पर के आधार क्या है कि अनिवास हो सकता है, चित्त विकृति हो सकती है, अपराध, भ्रष्ट, अवैध आचरण होगा तो वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, उसको हम निर्भर घोषित कर देते हैं, यानी कि वोट देने के लिए मना कर देंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 325 में क्या है, ये प्रावधान किया गया है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 325। ठीक है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, और इन्हीं आधार पर वे व्यक्ति शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता। ठीक है, चुनाव में। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इस, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बात हो गई। तो आर्टिकल 327 में संसद को विधायी शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 370 क्या करता है, संसद को एक विधायी शक्ति जो है ना प्रदान करता है। अब इसके अनुसार क्या है, संसद के प्रत्येक सदन, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन, यानी कि जैसे विधानसभा, विधान परिषद, उसके प्रत्येक सदन के
या उसके प्रत्येक सदन के जो निर्वाचनों से संबंधित सभी मामलों के बारे में कौन कानून बना सकता है? संसद। तो इसमें क्या है, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हो गई, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन हो गया, ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य मामले, इन सब पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। एक मिनट दोस्तों, जरा सा यहाँ से हम अपना जरा पेन चेंज कर लें, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे। ओके, इसे मिटा दिया जाए। हाँ, भारत में निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं तो निर्वाचन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, अब चलिए देखें क्या क्या भैया 2 प्रकार की होती है। देखिए 2 तरीके से इसमें एक ये कहा कि एक होता है जैसे लोक चुनाव है और राज्य की विधानसभा में जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के आधार पे होते हैं। ठीक है, समझेंगे अभी क्या होता है। और दूसरा होता है जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा या राज्य की जो विधान परिषद है उसके जो निर्वाचन हेतु क्या यूज की जाती है, कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? तो वो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्या कही जाती है। यानी कि यहाँ पे 2 बात हो गई, एक हो गई फास्ट पार्टी सिस्टम, दूसरा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलिए पहले हम बात कर फास्ट नहीं, फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी पोस्ट पास्ट नहीं पोस्ट सिस्टम, इसके बारे में पढ़। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा है। देखिए केंद्र में हमारे पास लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, और जो राज्य में होती है राज्य की विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। दोनों की हम बात कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत पूरे देश को क्या है, जनसंख्या के आधार पे क्या करा जाता है? चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है पूरे देश को। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार का चयन किया जाता है। यानी कि सपोज हम पूरे देश की बात पहले, पूरे देश को हमने बांट, मतलब पूरे देश में ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग राज्य हैं, मान लेते हैं ये एक राज्य है यूपी, उसको भी हमने बांट लिया। ठीक है, और लोकसभा की यहाँ से 80 सीट निकला है, यानी 80 सीट क्षेत्र बन जाएंगे कहाँ पे? यूपी में। अब मतदाता क्या करेंगे? अपने उम्मीदवार का चुनाव करेंगे, यानी कि वोट देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो उम्मीदवारों का चुनाव यहाँ से हो रहा है अब। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2 उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त कर लेते हैं। यानी सपोज कि यूपी में एक कोई एक क्षेत्र है, उसमें 4 जने खड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा 4 लोग खड़े हुए हैं, यानी कि अब 100% वोट में से इसको मिल गया 30 नहीं, 30 नहीं करते हैं, 35 कर देते हैं। ठीक है, अभी कितना में 65, इसको मिल गया, पहले वाले को मिल गया 35, दूसरे वाले को मिल गया आपका 25, फिर आपको हो गया इसको मिल गया 20% और इसको भी मान लेते हैं 20% मिल गया, यानी कि इसको 35 मिला। यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत जाएगा। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि 100 लेके जाएंगे, जीतना किसी भी जिसे 50+1 यानी 51% वोट मिल जाए, यानी कि सबसे ज्यादा वोट मिल जाए। ठीक है, मतलब एटलीस्ट आधे से ज्यादा वोट मिल जाए। लेकिन यहाँ नहीं, 35% वाला भी जीत गया, यानी कि इसे नहीं था जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है भी, फिर डाले गए कुल मतों के आधे से कम ही क्यों ना हो। ठीक है, हमने कहा 100 वोट डले हैं, और देखिए 50 भी नहीं है, 50 से भी क्या 35 है। ठीक है, हाँ बाकी सबसे इसके ज्यादा, इसलिए ये जीत गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये बात। ठीक है, इसे मतलब फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिद्ध, जो पहले आया वो जीत के आगे बढ़ गया। अच्छा, इस व्यवस्था में क्या होता है, सत्ता क्या होगा इस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? एक मिनट दोस्तों। ठीक है गाइस, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि अरे यार, क्या दिक्कत आ रही है, काम नहीं कर रहा है दोस्तों। चलिए गाइस, अब यहाँ पे लिखा है जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, भले ही वो डाले गए वोट के आधे से भी कम हो, वो विजित घोषित हो जाता है। ठीक है, हम समझ गए इस बात को। तो इस व्यवस्था में क्या है, सत्ता में वही दल यानी कि वही पार्टी आती है जिसे जो है बहुमत का जनादेश मिला होता है, यानी कि जिसे मैक्सिमम लोगों ने पसंद करके भेज दिया। मतलब हमने कहा 35% लोगों ने ही भेजा, लेकिन हाँ बाकी सबसे ज्यादा था तो हमने इसको मान लिया। जबकि उस बंदे को आप मान सकते हैं कि 65% लोगों ने पसंद नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो जीता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी सीमा ये है कि इसमें क्या है, केवल तुलनात्मक बहुमत का ध्यान रखा जाता है, बाकी सबसे तुलना करिए, जो सबसे ज्यादा है वो आगे। तो कई बार क्या है, किसी चुनाव क्षेत्र में क्या होता है, जो पड़े मतों का 35 से 40% मत पाने वाले प्रत्याशी क्या है, विजित घोषित हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि भैया उसे सिर्फ 35% ही वोट मिला था, फिर भी वो जीत गया। चलिए, ऐसा इसमें हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निर्वाचन प्रणाली।
ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं निर्वाचन प्रणाली। तो यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, दूसरा हम देखेंगे आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम की बात करें तो भारत में जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि आप और हम जाके वोट करते हैं, वहाँ लगभग यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा दूसरी होती है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि यहाँ पे दो दो तरीके के, एक होता है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में कौन कौन से देश ऐसा करते हैं, वो है इसराइल है, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, बहुत सारे और भी देश हैं। तो ये तो आप मान के चलिए इसराइल पुर्तगाल की एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा होता है एकल संक्रमणीय मत। इसमें क्या होता है देखिए, जो भारत में ही अगर हम बात करें तो गाइस राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा, जैसे हमने कहा ना केंद्र में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, और राज्य स्तर पे होती है विधानसभा और विधान परिषद। अब हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों की हमने जब बात करी थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करी, अब इन दोनों के लिए है एकल संक्रमणीय मत, यानी कि राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, विधान परिषद सॉरी, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के लिए सदस्यों का निर्वाचन इसी तरह से होता है, एकल संक्रमणीय मत के। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैं समझाऊं थोड़ा सा आपको कैसे हो रहा है वोट गाइस। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर है एकल संक्रमणीय मत, यानी एकल संक्रमणीय मत, इसके अंतर्गत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। ठीक है, अब समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसे थोड़ा सा जूम करें जाए तो इसमें लिखा है इस प्रकार की व्यवस्था तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया आपका, राज्यसभा हो गया, विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यह निर्वाचन क्या है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और इस व्यवस्था में क्या होता है, जो सदस्य होते हैं उनके मत का जो मूल्य होता है, यानी कि जो सपोज मैं सदस्य हूँ, मैं वोट दे रही हूँ, तो मेरे जो मत का मूल्य है, आप भी वोट दे रहे हैं, तो क्या है एक विधि द्वारा क्या है निर्धारित किया जाता है कि आपके वोट की वैल्यू कितनी होगी। मान लेते हैं एक विधानसभा का बंदा है वो वोट दे रहा है, एक लोकसभा का बंदा, या हम कह सकते हैं एक मतलब एक जो केंद्र में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, संसद में बैठा है, एक विधानमंडल में एक बंदा बैठा हुआ है। तो भैया विधानमंडल में तो बहुत सारे बंदे होते हैं कि केंद्र वाला जो होता है हमारा संसद, उसमें थोड़े से कम बंदे होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके वोट का मूल्य अलग होगा। ठीक है, और विधानमंडल के अलग अलग राज्यों के सदस्यों का मूल्य होगा अलग अलग होगा, या ये जो है ना इनके वोट का जो मूल्य है विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है, और साथ ही प्रत्येक मतदाता को एक ही बैलेट पेपर पर क्या है उतनी ही वरीयता निर्धारित करने की छूट दी जाती है। ठीक है, जिसकी प्रत्याशियों जितनी प्रत्याशियों प्रत्याशियों की संख्या होती है, मतलब समझिए अब है किसी एक सीट के लिए, सपोज हम कहते हैं ना राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं, चार बंदे खड़े हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या हाँ, ये नहीं है कि यहाँ पे 50 लोग वोट कर रहे हैं, जिसमें से 25 लोगों ने इसे वोट कर दिया, 20 लोगों ने इसे वोट कर दिया, एक ने इसे कर दिया और चार ने इसे कर दिया। ऐसा नहीं करना है, 50 के 50 लोगों को इन चारों को वोट करना है। किस तरह से, सपोज मैं ही वोट कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, इन चारों के नाम है ए बी सी और डी, मैंने कहा मुझे फर्स्ट नंबर पे बी को रखना है, मतलब मेरा जो सबसे ज्यादा जिसे मैं चाहती हूँ बन जाए राज्यसभा का सदस्य, वो बी है। ठीक है, इसने कहा तो बी के अलावा अगर आपको रखना है सेकंड नंबर पे, तो मैंने कह दिया सी को मैं सेकंड नंबर पे रखूंगी, ए को मैं थर्ड नंबर पे रखूंगी और डी को मैं फोर्थ नंबर पे, यानी कि मैंने वोट सबको दिया, एक वरीयता क्रम में दे दिया कि टॉप पे तो मैं बी को ही रखूंगी। फिर आप आए, सपोज आप में से कोई भी है, रोहित है सपोज, तो उन्होंने क्या किया, रोहित ने क्या किया, उन्होंने भी यही किया, ए बी सी डी, इनने कहा भैया मैं फर्स्ट नंबर पे डी को रखूंगा, सेकंड नंबर पे मैं सी को रखूंगा, ठीक है, और थर्ड नंबर पे मैं ए को रखूंगा और फोर्थ नंबर पे मैं बी को रखूंगा। मतलब मेरी वरीयता में आ रहा है सबसे पहले नाम डी का। ठीक है, लेकिन मतलब उस बंदे की, रोहित की वरीयता में डी का आ रहा है, लेकिन मेरी मेरी मतलब कीरत चौहान मेरी वरीयता में एक आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें वोट तो देना है, हमें सबको देना है, किसी एक को नहीं देना। ठीक है, वरीयता क्रम में आपको सबको वोट करना है। ठीक है, अब इसने कहा उन प्रत्याशियों के दूसरे और क्या है उत्तरवर्ती वरीयता मतों को शीर्ष प्रत्याशियों में क्या है अ, वितरित कर दिया जाएगा। मतलब अब ये समझ लीजिए जिसको सबसे कम वोट मिले, सबसे कम, उसको हटा दिया जाएगा। सपोज मान लेते हैं सी को सबसे कम मिले थे, सबसे लास्ट में इसको सी, सी को बहुत लोगों ने रखा, सी को हटाओ, सी को जितने भी वोट मिले हैं बाकी में बांट दो, इस तरह से करेंगे। तो इसने कहा जिन्हें न्यूनतम प्रथम वरीयता मत पाए, मतलब यही है सी को कम मिला है, बाकी उसके सारे वोट बाकियों में बांट दो। अब ये मत कहना समझ में नहीं आया, देखिए समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा इतना खास। अब चलिए सूची
नहीं, आप एक बार दोबारा से पढ़िएगा, समझ जाएँगे आप। ठीक है, अब इसमें लिखा है सूची व्यवस्था, लिस्ट सिस्टम की बात करते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, देश को एक क्या है, चुनाव क्षेत्र की तरह मान लिया जाता है। अभी हमने क्या कहा था आपको, देश को हमने बाँट ही दिया बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में। अब ये पूरे के पूरे देश को यूएसए, सपोज़ तो यूएसए को नहीं, यूएसए नहीं, अर्जेंटीना है सपोज़, ठीक है? अर्जेंटीना को हमने सिर्फ़ एक चुनाव क्षेत्र मान लिया, ठीक है? इसमें क्या होता है, पार्टियाँ होती हैं, ठीक है? मतलब अर्जेंटीना को एक चुनाव क्षेत्र मान लिया, अब इसमें 4 पार्टी हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है? 4, जैसे हमारे पास है बीजेपी, कांग्रेस, आप है और एक और कोई भी समाजवादी, ठीक है? तो इस तरह से 4 पार्टी है। इसमें क्या पार्टियाँ जो है ना, प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को घटते क्रम में सूची जो है मतदाताओं के सामने प्रस्तुत करती है। मतलब ए ने क्या कहा, मेरे पास 50 उम्मीदवार हैं, है ना? और उसने कहा कि टॉप पे जो है ना, मैं रखता हूँ रोहित को, ठीक है? और सेकंड नंबर पे मैं रखूंगी ऐसे किसको, लाइक मान लीजिए आप सीमा, ठीक है? ऐसे करके ये 50 लोगों के नाम बता देगा। टॉप से लेकर 50 तक में नाम बता देगा, ठीक है? और इसमें लिखा है कि 50 या 60 मान लेते हैं। 60 तक में 60 लोग हैं, तो 60 लोग का ऐसी ही दूसरी पार्टी भी करेगी, 60 लोगों के नाम वरीयता क्रम में रख देगी। और फिर पार्टी सी भी यही काम करेगी, डी भी यही काम करेगी। इसमें क्या है, मतदाता दलीय सूची के लिए मत करता है। यानी कि अब आप और मैं जब वोट करने गई, तो मैं इन उम्मीदवारों के तो नाम मैं जानती हूँ, लेकिन मैं वोट किसको करूँगी ना, पार्टी को करूँगी। सपोज़ मुझे अगर बीजेपी को करना है, तो मैं बीजेपी को वोट करके आऊँगी, ना कि किसी बंदे को, ठीक है? ना कि किसी उम्मीदवार को। तो दलों को चुनाव में प्राप्त मतों के अनुपात में सीट दे दी जाती है, और इन सीटों को क्या है, विभिन्न दल अपनी-अपनी निर्धारित सूची की वरीयता के आधार पर भरते हैं। मतलब समझिए, अब जैसे सपोज़, आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता होगा, नहीं आता तो दोबारा से पढ़ा करिए, मतलब दोबारा से वीडियो देखिए। सपोज़ कि 100 लोगों ने वोट किया, ए, बी, सी और डी, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आ रहा। हम यहाँ पे पार्टी का नाम रखते हैं। हमने रखा बीजेपी लिखा, हमने कांग्रेस लिखा, हमने ये क्या हो गया? ठीक है, हमने तीसरी पार्टी लिखी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल तो अभी फ़िलहाल जेल में, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब। हाँ, तो हमने ऐसे कर दिया, 3 पार्टी रख दी, और 3 पार्टी ने, जैसे बीजेपी ने अपने, कम से कम हमारे पास टोटल सीट्स कितनी है, हमने कह दिया 100 सीट्स है, तो इनने 100 लोगों के नाम बता दिए। लाइन से टॉप पे 1, 2, 3, 4 100 लोगों के नाम रख दिए, हर एक 100 लोगों के नाम रख दिए, क्योंकि 100 सीट्स तो हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, हम लोगों ने वोट देना स्टार्ट किया, ठीक है? 500 लोगों ने वोट दिया, ठीक है? अब 500 लोगों ने में से जो है ना, 300 लोगों ने किसको, आपकी और 400 पार जो भी है। तो 300 लोगों ने किसको दे दिया, बीजेपी को वोट दे दिया, और 100 लोगों ने कांग्रेस को दे दी, नहीं, 150 ने कांग्रेस को दे दिया, और 50 ने किसको दे दिया, आम आदमी पार्टी को दे दिया। ठीक है, अब क्या है, तो इस तरह से हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया गाइस, हाँ ठीक है, इतने दे दिए। यानी कि हमने क्या देखा, जो टोटल वोट है, टोटल वोट का कितना परसेंट, 500 का 300, ये गलत हो गया गाइस। 1000 लोगों ने वोट किया, ठीक है? 1000 लोगों में से, थोड़ा कैलकुलेट करना ईज़ी हो जाएगा। तो 1000 लोगों में से 600 लोगों ने इसको दिया, ठीक है? 300 लोगों ने इसको दिया, और 100 लोगों ने इसको दिया, ठीक है, वोट। अब यानी कि, अब जो 100 सीट्स हैं, उसमें से 60 सीट्स इसको मिल गई, 50 इसको मिल गई, और 10 सीट इसको मिल गई। तो इसने अपने 100 लोगों की सूची में से टॉप 60 को जो है बना दिया, जो भी सांसद बना दिया मान लो। और इसने अपने 100 में से टॉप 30 को बना दिया। इसने अपने 100 में से, आपने अपने 100 में से टॉप 10 को बना दिया। तो ये आके कहाँ बैठ जाएँगे, संसद में, मान लेते हैं, ठीक है? कहानी ऐसी है कुछ, ठीक है? आई होप गाइस आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें आगे क्या करना है? अब यहाँ पे लिखा है जो, हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें जो छोटे दल है, उसको बाहर करने के लिए कुल मतों का एक न्यूनतम प्रतिशत तय कर दिया जाता है, कि छोटे दल, अगर इनको इतना परसेंट वोट मिल रहा है, तो ये छोटे-छोटे दल हैं, उनको बाहर करो, टाटा बाय-बाय। तो इज़राइल हो गया, पुर्तगाल हो गया, अर्जेंटीना, इसमें यही जो है हम सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अब इसने लिखा है कि चुनाव, तो चुनाव के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, एक होता है आम चुनाव, ठीक है? इसमें लिखा है कि आम चुनाव संसद हो गया, आपका विधानसभा हो गया। उसके लिए हर 5 साल पे क्या होता है, चुनाव होते हैं, आम चुनाव कहलाते हैं, ठीक है? अब देखिए दूसरा इसने क्या कहा, इसने कहा कि, इसने कहा मध्यवर्ती चुनाव क्या होते हैं, देखिए। अब इसने कहा संसद है या जो विधानसभा है ना, विधानसभा, संसद होगी या विधानसभा, वो भंग हो जाती है कभी। सपोज़ 5 साल के लिए तो बनी थी, लेकिन ये 3 साल के अंदर ही भंग हो गई, ये मान लेते हैं।
तो उसमें क्या होता है ना, जो निर्धारित अवधि है, बचे हुए 5 साल जो बचे हुए 2 साल है ना, उसके लिए चुनाव हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव, यानी कि बस 2 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए चुनाव होंगे। अब देखिए उपचुनाव में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है ना कि संसद है या विधानसभा की अगर हम बात करें, उसका अगर कोई भी एक सदस्य है, सदस्य उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वो सीट जो है ना, वो सीट क्या होती है आपकी, खाली हो जाती है। तो उस सीट को भरने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन या फिर उपचुनाव बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए चुनाव के से संबंधित कमियां और समस्याओं की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो चुनाव है ना, और उसके परिणामों को मुख्यतः नए लोकतांत्रिक अनुभव के रूप में देखा जाता है, किंतु पिछले कई वर्षों में क्या है कि इसमें बहुत सारी कमियां देखी गई हैं। कुछ कमियों की हम यहाँ पे बात करने जाएंगे। जैसे, अब जैसे कमियां कौन सी हैं भैया, तो इसमें लिखा है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में, देखिए यहाँ पहले लिखा है अप्रतिनिध्यात्मक, यानी कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव, ये कमी है। कमी मतलब इसमें लिखा है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में अधिकतर चुनावी परिणाम, ठीक है, भारत में जो मैक्सिमम चुनावी जो परिणाम, यानी कि अभी हमने देखा कौन सा क्या यूज करते हैं, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, इस ये दर्शाते हैं कि चुनाव में वोट का प्रतिशत और जीती गई सीटों की संख्या में असंतुलन होता है। समझिए, 100 लोगों ने वोट किया, किसको, 100 लोगों ने वोट किया, बीजेपी का नाम लिया हमने, कांग्रेस का नाम ले लिया और हमने आम आदमी पार्टी का नाम ले लिया। तो 100 लोगों में हमने क्या देखा, हमने देखा, और एक और कोई पार्टी है एबीसी मान लेते हैं, ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने कहा 35% वोट इसको मिले, ठीक है, हमने कहा कि 25% इसको मिल गए, 25% इसको मान लेते हैं, फिर हमने कहा 20% इसको मिल गए, तो कितने होगा, 3 4 5 6 7 8, 80% हो गए, यहाँ बचे 20% मान लेते हैं इसको मिल गए। तो हमने देखा जो बीजेपी है जीत रही है, ठीक है, 35% वोट के संग जीत रही है, ये एक चीज, मतलब इसमें हमने क्या देखा। और टोटल जो है ना बीजेपी को, हम यूपी, सपोज हम एक प्रदेश की बात करें, पूरे भारत से, या चलो प्रदेश की बात, तो टोटल इसने कहा 35% जो है वोट बीजेपी को मिले, लेकिन अब हम जाएंगे ना लोकसभा में देखेंगे, तो भैया बीजेपी को ना पूरे भारत में हमने कहा 35% वोट मिले हैं सिर्फ, यानी कि 100 में से 35 लोगों ने इन्हें वोट किए, ठीक है, लेकिन अब हम सीट अगर इनकी देखें ना, तो लोकसभा में इन्हें कह दिया भैया 500 में से ना 300 सीट्स इनको मिल गई, यानी आप देख रहे हैं 50% से ज्यादा सीट्स मिल गई इनको। 35% लोगों ने इन्हें पसंद किया है, 65% लोगों ने इन्हें पसंद नहीं किया है, फिर भी इनको 50% से ज्यादा सीट्स मिल गई हैं। समझ रहे हैं गाइस, यानी कि वोट परसेंटेज कितनी है, 35% पूरे भारत में, और लेकिन लोकसभा में सीट्स कितनी मिल गई है, 50% से भी ज्यादा, ये देखिए। तो इसने यही कहा कि चुनाव में क्या है, वोटों का प्रतिशत और जीती गई सीटों की संख्या में क्या है, असंतुलन है। ऐसा नहीं है कि 35% अगर वोट इन्हें मिले हैं तो 35 ही सीट मिले, ऐसा भी नहीं है, मतलब 35% ही सीट मिले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब वोट आपको कम मिले हैं लेकिन सीट्स आपको ज्यादा मिली, ये असंतुलन हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा ये भी देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में सत्ता प्राप्त करने वाले, और हाँ, तो सत्ता प्राप्त करने वाले दल या फिर गठबंधन को 50% मत भी प्राप्त नहीं होती। अभी हमने देखा कितने प्रतिशत मत मिले थे, 25, ठीक है, मतलब लगभग जो है 30 से 35% ही मत प्राप्त होते हैं। हाँ, वो सरकार बना ले रही है, खतरनाक ही बात हो गई, ठीक है गाइस, आई होप आप समझे होंगे अभी थोड़ी सी बात। अब लिखा है छोटे छोटे अनेक दल हैं यहाँ पे भारत में है, तो छोटे छोटे अनेक दल जो है अल्प प्रतिनिधित्व की स्थिति में रहते हैं, यानी उनको प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं पाता, ठीक है, छोटे छोटे दलों को क्या ही मिलेगा जब बीजेपी इतने कम, मतलब बीजेपी एक अच्छे सीट्स के संग चली गई, तो जो छोटे छोटे दल हैं उनको क्या ही मिलेगा, जीत ही नहीं पाएंगे। और क्या इस वजह से विभिन्न सामाजिक समूहों को अपनी संख्या के अनुपात में क्या है, समुचित प्रतिनिधित्व ही प्राप्त नहीं हो पाता। तो राजनीतिक दल प्रत्याशियों के निर्धारण की प्रक्रिया में धर्म, जाति आदि प्रभावों से अछूते नहीं रहते, परिणाम स्वरूप क्या है, प्रत्याशियों के चयन में प्रतिभाएं पिछड़ जाती हैं, ठीक है, मतलब राजनीतिक दल जो है मोस्टली किस चीज पे आ जाते हैं, धर्म पे, जाति पे, तो प्रतिभाएं क्या हो जाती हैं, पीछे पीछे रह जाती हैं, तो ये समस्या है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें लिखा है दलों और प्रत्याशियों की बहुलता की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे दल, बहुत सारे प्रत्याशी। और इसमें लिखा है सीमित भौगोलिक क्षेत्र में
प्रभाव के कारण बहुल व्यवस्था में भी दल की कुछ सीटें जीतने की संभावना रहती है। ठीक है, परिणाम देश में क्या है, निरंतर राजनीतिक दलों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दलों की बहुतायत संख्या जो है मतदाता के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र के लिए भी एक समस्या उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वतंत्र उम्मीदवार की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। मतलब आप ही जाके, आप बिना किसी दल के, मतलब जैसे सपोज मैं हूँ किरण चौहान, तो मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं लड़ सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं किसी भी दल में अगर नहीं भी जा रही हूँ तो भी बिना किसी दल के उम्मीदवार हूँ मैं, जिस पर कोई रोक ही नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, सिद्धांत विहीन, मतलब मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, व्यक्ति आधारित दल, मैं अकेली हूँ। ठीक है, स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव के बाद क्या होता है, अवसरवादी गठबंधन और अस्थिर सरकार की समस्या उत्पन्न करता है। मतलब ये खाली एक प्रॉब्लम है ये लोग। ठीक है, मतलब इससे फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, चुनाव में बढ़ते खर्च और धन का क्या है प्रभाव। देखिए खर्च बहुत होता है भारत में। तो भारत में क्या है, चुनाव चल लड़ना और इससे संपन्न कराना, दोनों में क्या है, बहुत पैसा लगता है। चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा जो भी खर्च किया जा रहा है एक गंभीर समस्या है, क्योंकि उम्मीदवार क्या है, राजनीतिक उम्मीदवार और राजनीतिक दल द्वारा किया गया जो खर्च है, कानून द्वारा जो निर्धारित खर्च है ना, उससे ज़्यादा है। कानून ने कहा 100 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन हो कितने रहे हैं, 100 करोड़ हो रहे होंगे। ठीक है, इतना खर्चा है। फिर दलीय संगठन द्वारा क्या है, विभिन्न औद्योगिक समूह से चुनावी खर्चे के लिए बड़ी राशि ली जाती है। किसके, ठीक है, किससे ले रहे हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं औद्योगिक समूहों से। ठीक है, बहुत पैसा लेते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। किसी भी ईमानदार और जन से भी व्यक्ति जो है राजनीति के, मतलब राजनीति में नहीं आ पाता है, पैसा कम है, नहीं आ पाता है। ठीक है, मतलब हमें चाहिए खूब सारा पैसा। अब देखिए साथ ही क्या है, अनुवांशिक आनुवांशिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले जो व्यक्ति हैं उनके, जो आनुवांशिक पृष्ठ और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के लिए धनाढ्य हैं। ठीक है, और इसमें लिखा है जो धनाढ्य है, मतलब अच्छा खासा पैसा है, राजनीति में स्वयं प्रवेश करना और धन निवेश करना इनके लिए आसान हो जाता है। यानी कि जिसके पास पैसा है वो राजनीति में आराम से जा सकते हैं। उपयुक्त परिस्थिति में वोट एक सूत्र में बांधने वाला, समता स्थापित करने वाला हथियार ना होकर क्या हो गया, एक विनाशकारी शक्ति का रूप लेने वाला हो गया है। तो इसके अतिरिक्त जाति संप्रदाय की भावनाओं को भड़काना लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध होता है। लेकिन हालांकि ये हो रहा है। अब हिंसा और बाहुबल की बात कर लें। देखिए क्या होता है, बाहुबल का अर्थ मतलब अपराधियों की सहायता लेना। बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे नेता ये काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है मतदाताओं को उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत देने के लिए बाध्य करना। मतलब आप, कोई आया मुझसे कहा भैया तुम्हें इसे ही वोट करना है, बाध्य कर रहा है। ठीक है, मतदाताओं को वोट न डाल दें, मतलब उसे अगर किसी को लगता है कि मैं इस पार्टी को वोट करने वाली हूँ और वहाँ के लोग ऐसा चाहते नहीं हैं, ठीक है, तो मुझे मना करेंगे वोट डालने के लिए। और क्या है, बूथ पर कब्जा हो जाना, ये सारी चीज़ें पहले होती थी, अब तो क्या ही होती है। देखिए बाहुबल के प्रयोग से क्या है, मतदान व्यवहार में प्रभावित करना क्या है, वर्तमान समस्या में अधिक प्रचलित रूप है। मतलब अभी तो फिलहाल फिर भी ये कम है, लेकिन हाँ पहले ये चीज़ें बहुत होती थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजनीति का क्या हो गया है, अपराधीकरण। मतलब समझिए इसमें लिखा है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना अधिक होने के कारण राजनीतिक दलों में अधिक से अधिक उन उम्मीदवारों को शामिल करने की प्रतिस्पर्धा में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि जो क्या है आपका आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं वो राजनीति में ज़्यादा आ रहे हैं। उल्लेखनीय कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 देखिए गाइस, अगर आप इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो आप ये अधिनियम जरूर याद रखिएगा। कौन सा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है, ये अधिनियम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट दोस्तों, फिर से कुछ गड़बड़। तो गाइस अगर आप बात करते हैं इलेक्शन की, तो ये अधिनियम याद रखिएगा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसकी जो धारा 8 का है उसके अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामले में दोषी करार पाया गया है तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता। लेकिन देखिए दोषी करार पाया गया है तो वो उम्मीदवार, यानी कि आप वो वोट, वो मतलब इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जो दोष, मतलब परंतु जो दोष सिद्ध नहीं हो पाया, मतलब उस पे केस चल रहा है लेकिन अभी सिद्ध नहीं हो पाया, तो उस पर ऐसा कोई रोक नहीं है। मतलब वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मतलब एक बंदा है, इसने किसी को मारा है, लेकिन क्या है, अदालत में इसका जो है ना केस चल रहा है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। जब तक इसका दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक, मतलब ये खतरनाक सी बात है थोड़ी सी। अच्छा, तो
फिर आगे देखिए, तो ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध मामले दर्ज तो हैं किंतु दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। चूंकि भारत में मुकदमों को निपटाने में क्या होता है, कई वर्ष लग जाते हैं, तो प्रभावशाली साक्ष्य के आधार पे क्या के अभाव में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जो है न्यायपालिका से छूट जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि एक व्यक्ति है, इसने आज किसी को मारा, अगले 10 साल तक केस चल रहा है, अभी तक ये दोष सिद्ध, मतलब इस पर ये दोषी नहीं सिद्ध हो पाया है। ठीक है, इलेक्शन तो अगले 5 साल में वैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो आराम से इलेक्शन लड़ेगा, 5 साल बिता लेगा और निकल लेगा। ठीक है, हमारा उसका जो है ना केस वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। अब देखिए, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का मतलब समझ, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह। ठीक है, तो इसमें क्या है अब कहानी, तो वैसे इसमें लिखा है कि चुनाव के समय जाति संप्रदाय के पूर्वाग्रह का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। मतलब हम जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन हेतु उनकी योग्यता और गुणों की अपेक्षा जाति संप्रदाय जैसे तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हालांकि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1951 है, उसकी धारा 123(3) क के अनुसार क्या है, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार क्या हो जाएंगे, प्रतिबंधित, यानी उन पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो ऐसा ही चला, किंतु जो है वास्तविकता में उपयुक्त आधारों पर ना सिर्फ वोट मांगे जाते हैं, बल्कि राजनीतिक दल अब भी गठित हो रहे हैं धर्म के नाम पे, जाति के, संप्रदाय के नाम पर। ठीक है, होना नहीं चाहिए बट हो रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, चुनाव सुधार जरूरी है। हमने समस्याएं देख ली कि क्या क्या थी समस्या, लेकिन अब हमें उसमें सुधार भी तो करना है। तो उसके लिए बहुत सारी क्या बनी, समितियां बनी। मतलब सरकार द्वारा क्या है, समय समय पर चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए बहुत सारी समिति और बहुत सारे आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, चुनावी मिशनों के साथ साथ चुनावी प्रक्रिया में इन्होंने क्या करा है, सुधार की बात करी है। ठीक है, कितना सुधार हुआ है वो हम भी जानते हैं, लेकिन देखिए सुधार तो फिलहाल देखा गया है, हुआ ही है। देखिए, समितियों की बात करें, एक थी आपकी संयुक्त समिति, संसदीय समिति 1971-72 की कहानी है, ये चुनाव कानून में संशोधन के लिए आई। ठीक है, फिर है तारकुंडे यानी कि जेपी समिति 1974 गैर सरकारी थी, ये चुनाव सुधार के लिए आई। फिर इसने कहा दिनेश गोस्वामी समिति 1990 है, चुनाव सुधार के लिए आई। फिर बोरा समिति, ठीक है, बोरा समिति अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच के लिए है। ठीक है, अब है इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो है आपका 1998 की बात है, सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित की गई थी। ठीक है, तो ये भी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है तनख्वाह समिति, कोर समिति 2010, तो ये चुनाव कानूनों और चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए है। अब है जीएस वर्मा समिति, 2013 की बात है, आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे है कुछ आयोग भी हैं। ठीक है, समितियां देखिए, हम कुछ आयोग की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है निर्वाचन आयोग हो गया। ठीक है, तो 1998 की बात है, चुनाव सुधार के लिए आया। फिर है विधि आयोग की जो है 170वीं रिपोर्ट, ठीक है, चुनाव कानून में सुधार के लिए आई है। फिर राष्ट्रीय आयोग 2000 से 2002 की बात है, एम वेंकट चलैया आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए आई। ठीक है, चुनाव आयोग की रिपोर्ट 2004 के बाद चुनाव सुधार के लिए आई। फिर दूसरी जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, यानी कि एआरसी की जो रिपोर्ट है 2007 की, वो शासन में नैतिकता के प्रश्न पर आई। ठीक है, फिर इसमें लिखा है 20वीं विधि आयोग की रिपोर्ट जो है आपके चुनाव सुधार के लिए आई। तो ये आयोग वाले तो सारे इंपॉर्टेंट से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें उपयुक्त समिति और आयोग की सिफारिश के आधार पर चुनाव सुधार किए गए। अब देखिए चुनाव सुधार क्या किए गए, पहला, वोट देने की आयु को घटाना। मतलब पहले वोट 21 साल में दिए जाते थे, बाद में उसको घटा के 18 कर दिया। मतलब 61, मतलब 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1998, उसके माध्यम से क्या हुआ, लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव डालने की उम्र क्या है, 21 साल से घटाकर क्या कर दी गई, 18 साल। ठीक है, कब से प्रभावित है, 1998 से प्रभावित है ये। ठीक है, चलो अब ये प्रस्ताव प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि। मतलब देखिए राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद, ये दूसरे सदन हैं दोनों, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पे। तो ठीक, इसके चुनाव के लिए जो नामांकन पत्र है, उस पे जो प्रस्तावक हैं, उसके रूप में हस्ताक्षर करने वाले जो निर्वाचक हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, चुनाव क्षेत्र के कुल निर्वाचकों के 10% कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात करें, तो इसमें प्रायोगिक स्तर पर अगर हम बात करें, ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1998 में 16 विधानसभा सीट, 16 विधानसभा सीटों, मतलब 5 राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 5, दिल्ली में 6, तो टोटल हुई 16 हेतु किया गया। फिर उसके बाद इसने कहा 1999 के गोवा विधानसभा में भी हमने ईवीएम का यूज किया और पूरे राज्य के लिए किया। ठीक है, तो ईवीएम के लाभ क्या हैं, इसका जो हम यूज कर रहे हैं उसका कुछ लाभ होगा तभी तो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो है ना, अविधि मान्य मत, यानी कि जो इनवैलिड वोट्स हैं,
ठीक है। उसको जो डालने की संभावना है उसको ये क्या कर देता है, यानी कि जो गलत वोट्स हैं उसको डालने की, इनवैलिड होते हैं जो, उसको समाप्त कर देता है। वास्तव में क्या है, कई मामलों में जो इनवैलिड वोट की संख्या है और जीत के अंतर से भी अधिक हो जाती है। ठीक है। मतलब इतने फालतू के वोट डल जाते हैं जो जो जीत का अंतर, मतलब जीते हुए व्यक्ति को जो मिला, और इनवैलिड वोट तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। ठीक है। मतलब 100 चाहिए, 100 से ज़्यादा 200 वोट डल गए हैं, और डल वोट देने वाले लोग 100 ही हैं और वोट डल गए हैं 200, तो इसमें 100 वोट तो इनवैलिड ही हुए ना। तो जिसकी वजह से क्या है, ढेरों शिकायतें, मुकदमे दर्ज किए गए। अच्छा, इसने कहा कि जो ईवीएम के उपयोग से प्रत्येक निर्वाचन के लिए लाखों की संख्या में मत पत्रों की छपाई से छुटकारा मिला। जो मत पत्र होते थे ना, जो यहाँ पे ऐसे करके एक पेपर होता था, उसमें जैसे लिखा है बीजेपी, उसका चुनाव चिन्ह, इस पे कांग्रेस, ऐसे करके, तो ये हर व्यक्ति के लिए तो भैया एक होना ही चाहिए। मतलब अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है तो 140 मतपत्र होने चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या है, कागज, छपाई, परिवहन, भंडारण, वितरण, इन सब में जो लगने वाला पैसा है वो बचने लगा। तो ये लाभ ही हुआ। अच्छा, अब इससे क्या है, आपका जो मतगणना है, यानी कि वोट करने के बाद उसको गिना जो जाता है, वो जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई, तीव्र हो गई। मतलब जल्दी काउंट कर ले रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी रिजल्ट आ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो मतदाता फोटो पहचान पत्र, तो इसने कहा पंजीकृत मतदाता, यानी कि जैसे हम और आप होंगे, जब वोट देने जाएंगे तो हम पंजीकृत मतदाता हों, उनके हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया गया, इलेक्ट्रोलर फोटो आईडी कार्ड, यानी कि ईपीआईसी जारी किया गया। प्रायः क्या है, हर वर्ष पहली जनवरी को इस मतदाता सूची को क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, जिसमें से 4 जो है ना 18 साल से ऊपर हैं, वोट देते हैं। ठीक है, लेकिन अगले साल जो ये वाला व्यक्ति है ना, ये वाला जो एक बचा हुआ है, वो पहले 17 साल का था, मतलब पिछले साल 17 का था, अब 18 का हुआ है, तो इसको भी तो हमें अब इसे ऐड करना पड़ेगा। तो हर साल ये संशोधन यहाँ पे होता है। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु मतलब 18 साल या उससे ज़्यादा है, मतदाता सूची में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। अच्छा, बूथ कब्जा हो रहा है। ठीक है। ईवीएम का क्या फ़ायदा है, हमने देख लिया। बूथ कब्जा होने पर क्या है, चुनाव रद्द कराने के जो प्रावधान होते हैं, तो बूथ कब्जे में क्या शामिल है, मतलब इसने कहा मतदाता केंद्र पर कब्जा कर अधिकारियों से मतपत्र और वोटिंग मशीन ले लेना। ऐसा पहले होता था, अभी तो क्या ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने लिखा मतदान केंद्र पर सिर्फ सिर्फ अपने समर्थकों को वोट डालने देना। मतलब किसी गांव में 100 लोग हैं, 100 में से 70 एक पार्टी को दे रहे हैं, सिर्फ इन 70 को जाने दे रहे हैं वोट डालने के लिए, और 30 को रोक ले रहे हैं। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर जाने को लेकर क्या है, धमकाना और रोकना कि भैया तुम नहीं जाओगे। फिर से मतगणना केंद्र पर क्या कर लेना, कब्जा कर लेना। ये भी होता है, जब वोट काउंटिंग होती है तो वहाँ पे कब्जा कर लिया जाता है, अपने हिसाब से काउंटिंग करके रिजल्ट बताया जाता है। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून। मतलब किसी व्यक्ति को कब अयोग्य घोषित किया जाता है, तो इस तरह निम्नलिखित अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति 6 वर्ष तक क्या है, लोकसभा का या राज्य की जो विधानसभा है उसका चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कब नहीं लड़ पाएगा, अगर आपने राष्ट्रीय झंडे का अनादर किया है, भारतीय संविधान का अनादर किया है, राष्ट्रगान का अनादर किया है, अपराध है ये। ठीक है, यानी कि राष्ट्रगान गाने से अगर किसी को रोका है तो ये सब अपराध है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस साल और आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो अगले क्या है, 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, चुनाव प्रचार की अवधि में कमी, मतलब समझिए, इसने कहा कि नामांकन वापस लेने की जो आखिरी तारीख है और मतदान करने की जो तिथि है उसके बीच में पहले क्या है, कितने दिन का अंतराल होता था, 20 दिन का, अब उसको कम करके कितना कर दिया गया, 14। ये इंपॉर्टेंट सा है, क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना। अब देखिए, चुनाव होता है तो किन 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 को बुलाया जाता है, कौन से कर्मचारी चुनाव करवाते हैं, स्थानीय स्वशासन, जो ये जो नगर पालिका वाले। अब इसने लिखा है राष्ट्रीयकृत बैंक, जो भी आपके नेशनलाइज्ड बैंक है, जैसे आपके जो सरकारी बैंक है वो सब, विद्यालय हो गए, जीवन बीमा निगम हो गए, लोक उपक्रम हो गए। ठीक है, सहकारी सहायता पाने वाले जो दूसरे संस्थान, इनके जो कर्मचारी है ना, उनको क्या है, चुनाव ड्यूटी में बुलाया जाता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता। अब देखिए, राजनीतिक दल क्या करते हैं, चंदा ले लेते हैं। ठीक है, खर्च करने के लिए पैसा तो खर्च होता है। तो यहाँ पे लिखा है 2003 में किसी व्यक्ति या सरकारी कंपनी को छोड़ दिया जाए। कोई किसी एक व्यक्ति से पैसा नहीं लेना है, सरकारी कंपनी से पैसा नहीं लेना है। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो किसी कंपनी द्वारा कोई भी राशि स्वीकार करने की राजनीतिक दल को स्वतंत्रता थी। यानी कि 2003 की कहानी बता रहा है ये, कि आप प्राइवेट कंपनी से पैसा ले सकते हैं।
ठीक है। अब क्या है, आयकर में छूट पाने के लिए उन्हें जो है ना 2000 या उससे अधिक हर राशि की जानकारी जो है चुनाव आयोग को देनी होगी। मतलब इसमें अगर 2000 या उससे अधिक की जो जानकारी, जो भी पैसा आपने लिया है, तो वो चुनाव आयोग को दीजिए और आयकर में छूट पाइए। अब 2017 में क्या हुआ कि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों को कैश में चंदा लेने की एक सीमा बता दी कि भैया आप कैश में किसी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कैश में पैसा ले रही है तो मैक्सिमम कितनी लेगी, 2000 रुपये। तो भैया 2000 में होता क्या है आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार, जो भारत में नहीं रह रहे, विदेशों में रह रहे हैं। जैसे सपोज मेरा भाई है कनाडा चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010, यानी कि 1951 वाला ही है, जिसमें संशोधन हुआ है 2010, ठीक है। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, एक, जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है, दूसरा, जो नौकरी, शिक्षा, किसी अन्य कारण से विदेश में है, ठीक है, चाहे अस्थायी रूप से या नहीं, ठीक है, विदेश में है, अपना नाम अपने संसदीय या विधानसभा क्षेत्र जो उसके पासपोर्ट में है में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है। नोटा की बात करते हैं। नोटा जो अब हम वोट देने जाते हैं तो उसमें एक विकल्प नोटा भी होता है। तो ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पे चुनाव आयोग द्वारा की गई है। मतलब गाइस ये समझिए ये व्यवस्था किसके आदेश पे है, तो चुनाव आयोग के। इसके अंतर्गत क्या है, मतदाता पत्रों और ईवीएम में एक विकल्प आता है जिसका नाम है नोटा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका प्रावधान भी है, मतलब कि मैं हूँ और मुझे वोट देने जाना है, मेरा मन नहीं है किसी भी पार्टी को देने पे, तो मैं एक बटन ऐसा भी होगा जिस पे लिखा होगा नोटा, उसको दबा के आ जाऊंगी। यानी मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया, मुझे कोई भी नहीं समझ में आ रहा। अब जो है मतदाता किसी भी उम्मीदवार को ना चाहते हुए मत डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब पहले ये है कि मैं वोट डालने गई हूँ, नोटा जैसा कोई है ही नहीं हमारे पास वो ऑप्शन, ठीक है, तो मुझे किसी ना किसी को तो वोट डालना ही पड़ेगा, मन नहीं है मेरा किसी को देने का, लेकिन फिर भी डालना पड़ेगा। तो इस प्रावधान को जो है 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, राजस्थान, तो गाइस पहली बार जब होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसने कहा एक छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, फिर एमपी याद रखिएगा, ये दोनों पहले भाई बहन ही थे, ठीक है, मतलब एक ही थे, अभी अलग हो गए। फिर है मिजोरम हो गया आपका, एक दिल्ली हो गया, और राजस्थान, यहाँ पे ये हुआ था। फिर 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ है नोटा का यूज। फिर उसके साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इसकी विधानसभा चुनाव में भी हमने नोटा का यूज किया है। तो ठीक है, अब तो होता ही है वैसे भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखा, अगस्त 2018 में उच्चतम न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के चुनाव हेतु नोटा के विकल्प का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्णय दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेलर, यानी कि वीवीपैट की बात करेंगे हम। चलो क्या है ये कहानी, ये भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वीवीपैट में क्या होता है। देखिए ये ईवीएम ईवीएम से जुड़ी हुई एक मशीन होती है, ठीक है, जो मतदाताओं को इस बात की पुष्टि कराती है कि उसका मत उसी उम्मीदवार को पड़ा है जिसे उसने वोट दिया है। मतलब आपने ईवीएम में एक बटन दबाया, ठीक है, हमने दबा दिया बीजेपी को, बटन दबा दिया। अब क्या है, एक इसके साथ एक और मशीन है, उसमें एक पर्ची आपको दिखाई देगी, उसमें भी लिखा होगा बीजेपी, और वो पर्ची उस मशीन में गिर जाएगी। देखिए 2013 में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट को चरणों में शुरू किया, ठीक है, चरणों में शुरू करने की अनुमति दी, और इसे जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी समझा गया। ठीक है, अब देखिए वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग इसने कहा कि 2013 में नागालैंड के नॉक्सिन विधानसभा क्षेत्र में किया गया। उसके बाद जो है विधानसभाओं में भी इसका, बाकी की जो विधानसभा है उसमें भी इसका यूज किया जाने लगा। क्या है कहानी वीवीपैट की, ये भी देखते हैं। देखिए वीवीपैट के तहत क्या होता है, एक उपकरण, मशीन जो है ईवीएम के साथ जोड़ दी जाती है। जब आपने वोट डाला तो उसी की एक क्या है, पावती रसीद जो है निकलती है, एक रसीद निकलती है। तो इस पर क्या है, क्रम संख्या लिखा होता है, नाम लिखा होता है, उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता है, ये सारी चीजें उस रसीद पे दिख जाएंगी आपको। ठीक है, तो रसीद एक बार आपको दिख जाएगी और ईवीएम से जुड़े हुए एक कंटेनर है, यानी एक डब्बा है, उसमें जाके गिर जाएगी। तो ये प्रणाली पहली बार जो है प्राप्त रसीद के आधार पर मतदाता को अपने वोट को चुनौती देने की अनुमति देती है। मतलब ये हो, पहले ही हो रहा है ना, ईवीएम में आप बटन कोई भी दबाओ,
जिसको किसी एक पार्टी पे ही जा रहा है, ठीक है, आप बटन किसी दूसरी पार्टी पर दबा रहे हैं, लेकिन एक निर्धारित पार्टी पे ही आपका वोट जा रहा है। तो ये रसीद वाली हो गई कि अगर आप ईवीएम को नहीं मानते तो आप उन रसीदों को काउंट कर लो, ठीक है, उन पर्चियों को काउंट कर लो, तो पता चल जाएगा कि ईवीएम में जो आपने वोट किया है और जो रसीदें हैं टोटल है बराबर हैं या नहीं है। तो इसके यू मतलब इसका लाभ क्या है? देखिए, मतदान करने वाले मतदाता की त्वरित प्रक्रिया अर्थात मतदाता को इच्छित उम्मीदवारों को मत दिया गया है या नहीं की त्वरित सूचना प्रदान करना। पहली बात तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमने वोट किसको दिया है, वही पर्ची गिरी है या नहीं। वोट को सत्यापित करने में क्या है, सक्षम बनाता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान किए गए वोटों में क्या है, विवाद होने पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसे काउंट भी कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि आपने ईवीएम को नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, इन पर्चियों को काउंट कर लो मैनुअल तरीके से, ठीक है, तब तो आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। तो यह एक क्या है, प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली के तहत काम करता है। और धोखाधड़ी वर्तमान खराबी, अगर ईवीएम में कोई खराबी तो इसका पता लगाया जा सकता है, और कि मतदान पारदर्शी तरीके से हुआ है नहीं हुआ है इसका पता चल जाएगा। साथ ही क्या है, मतदाता और राजनीतिक जो दल हैं, ठीक है, दोनों को जो है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता निष्पक्षता का आश्वासन मिल जाएगा। चुनावों के खर्च किए गए धन की उगाही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग हो गए, रिश्वत हो गई, घोटाले के रूप में सामने आती है। अतः क्या चुनावी प्रक्रिया में धन शक्ति की अनैतिक भूमिका चुनावी व्यवस्था को सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। अब इसमें लिखा है, जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं। फिर वही बात, देखिए, हमारे पास एक कानून है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो इसमें क्या है, कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए गए। पहला, किसी व्यक्ति को जिसका नाम मतदाता सूची में है, वो निर्वाचक होने से उसे नहीं रोका जा सकता, यानी कि वो चुनाव इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। कब? जब अगर वो जेल में है या पुलिस हिरासत में है, वो इलेक्शन लड़ सकता है अगर उसका नाम मतदाता सूची में है तो। दूसरा, एक संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य तभी अयोग्य माना जाएगा जब वह इस अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य हो, यानी इस कानून के आधार पर अगर अयोग्य है तभी वो नहीं लड़ सकता इलेक्शन, और अन्य किसी भी आधार पर उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अब इसमें लिखा है, निष्कर्षतः जो व्यक्ति जेल या पुलिस हिरासत में है चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद के सदनों यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के सदन यानी कि विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रावधान करता है। कौन सा कानून? ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। तो साथ ही इनकी सदस्यता के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित नियमों तथा ऐसे चुनावों के संबंध में उत्पन्न जो विवाद है उसके उपचार के प्रावधान क्या होने चाहिए। ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसलिए मैंने कहा जब इलेक्शन की बात है तो ये अधिनियम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज इसके अकॉर्डिंग ही हो रही है। एक मिनट दोस्तों, देख लिया जाए वीडियो कितनी लंबी हो गई है। ज़्यादा लंबी, 47, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा और कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि 1951 के अधिनियम में निरर्हता के संबंध में कुछ जो है मानदंड निर्धारित किए गए। इन अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है यदि वह, मतलब किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कब कर सकते हैं? चुनाव लड़ने से, ठीक है। चुनाव में कुछ चुनावी आधार या भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाएगा तो वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता। फिर ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें 2 या उससे अधिक यानी 2 या 2 से अधिक साल का कारावास का प्रावधान है, ठीक है, वो व्यक्ति भी नहीं आ पाएगा। इसमें लिखा है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत को छोड़कर, ठीक है। अब इसमें एक निश्चित समय के भीतर के भीतर अपने चुनाव खर्च का लेखा जोखा अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाया तो भी अयोग्य हो जाएगा। सरकारी अनुबंधों, कार्यों, सेवाओं में इसकी कोई रुचि नहीं रही हो तो भी एक ऐसे निगम में एक निदेशक प्रबंधक हो जो कोई भी लाभ का पद रहा हो, जिसमें सरकार का कम से कम क्या है 25% शेयर हो, अगर वो इसमें है लाभ के पद पे है तो भी नहीं लड़ सकता इलेक्शन, खड़ा नहीं, उम्मीदवार नहीं बन सकता। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त हो चुका हो, ठीक है, तो वो भी नहीं खड़ा हो सकता है। विभिन्न समूहों के मध्य जो है शत्रुता को बढ़ावा देने, रिश्वत के अपराध में अगर दोषी ठहराया गया हो तो भी, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी, दहेज, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराध के प्रचार
या अनुकरण करने के लिए क्या किया गया हो, दंडित हो, तो वो भी नहीं। अब 1951 का अधिनियम जो है निर्हरता के विरुद्ध जो है निम्नलिखित उपचारों का प्रावधान भी करता है, यानी कि डिस्क्वालीफाई किया गया उसके विरुद्ध भी कुछ उपचार करवा सकता है ये अधिनियम। देखिए, एक चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनाव को प्रश्न के घेरे में लाया जा सकता है। मतलब उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका पर सुनवाई होती है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब इसके अलावा क्या है, इस प्रश्न पर कि क्या कोई लोक प्रतिनिधि निर्भरताओं के अधीन है, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होगा, ठीक है। हालांकि प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, की सलाह के अनुसार ही कार्य करे, ठीक है। अब दूसरा है, इसके अलावा क्या है, एक लोक प्रतिनिधि के निर्वाचित होने के पश्चात क्या है, निर्वाचन आयोग कुछ आधारों पर किसी भी जो डिस्क्वालिफिकेशन को हटा सकता है और किसी डिस्क्वालीफाई की अवधि को कम कर डिस्क्वालिफिकेशन की जो अवधि है उसको कम कर सकता है। मतलब से ईवीएम और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की फोटो। देखिए, चुनाव आयोग के आदेशानुसार 1 मई 2015 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में ईवीएम और जो मतपत्र है उस पर उम्मीदवारों का फोटो, नाम, पार्टी, चुनाव चिन्ह प्रकाशित रहेंगे, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना हो, ठीक है। यानी कि इनपे ये फोटो वोटो ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आता है, जून 2015 में 5 राज्यों के 6 उपचुनाव। उपचुनाव हमने कहा कभी कोई सीट अगर खाली हो जाती है तो उसके लिए जो चुनाव किए जाते हैं उपचुनाव। तो 2015 में 5 राज्यों के 6 उपचुनाव में क्या है, पहली बार मत पत्रों पर जो है उम्मीदवारों की फोटो का उपयोग किया गया। और इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन। मतलब 2003 के प्रावधानों के अनुसार किसी मुद्दे को दिखाने के लिए, प्रचारित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब मान लीजिए रेडियो हो गया या टेलीविजन हो गया, एफएम हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो किसी मुद्दे को दिखाने के लिए, प्रचारित करने के लिए या जनता को संबोधित करने के लिए 2003 के प्रावधानों के तहत ये सब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को केवल टेलीविजन नेटवर्क एवं दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान रूप से समय आवंटित करता है। यानी इसने कहा कि अगर कोई टीवी चैनल है उसको समान रूप से हर हर पार्टी को जो है समय आधारित निर्धारित करेगा कि आप अपना प्रचार करिए, आप अपना प्रचार। तो ऐसा आवंटन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पिछले चुनाव की उपलब्धियों के आधार पर होता है। पिछले चुनाव में क्या उपलब्धियां रही हैं उसके आधार पर उनको जो है ना समय दिया जाता है, ठीक है, अपना प्रचार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। फीस में लिखा है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। यानी 2009 में क्या हुआ कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल करने और उसके परिणाम को प्रकाशित करने पर क्या कर दिए गए, रोक लगा दी गई। एग्जिट पोल क्या होता है गाइस, जैसे सपोज कि एक वो है न्यूज चैनल है, हम कहते हैं क्या कौन सा है वो, आज तक एक न्यूज चैनल है, वो क्या करता है, ये किसी एक वहां पे चला जाता है पोलिंग बूथ पे, ठीक है, जहाँ पे मतलब वहां चला जाता है जहाँ पे वोट हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ दरवाजा लगा है और वोट देख देख के लोग दे के लोग बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ एक बंदा खड़ा है आज तक का, ये बार बार हर एक से पूछ रहा है कि भैया आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। अब उसे पता चल गया कि 10 में से ना 8 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है ना, जब ये पता चल गया, अब अगले दिन या उसी दिन अपने चैनल पे दिखाने लगेंगे, एग्जिट पोल दिखाने लगेंगे कि भैया इस वाले क्षेत्र में आपको क्या है बीजेपी जीत रही है, कि मैक्सिमम लोगों को, यानी कि पहले ही बताते। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तो इन्होंने इस चीज पे रोक लगा दी कि भैया आप ये काम नहीं करेंगे। तो इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को क्या है 2 साल की कैद और क्या है जुर्माना, और दोनों ही मिस हो सकता है, मतलब किस कैद भी हो सकती है, जुर्माना, ये दोनों चीजें हो सकती है। फिर एक मिनट दोस्तों, अब लिखा है सी विजिल, यानी कि इसने कहा सी विजिल भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, जो फास्ट ट्रैक रिसेप्शन और निवारण प्रणाली पर आधारित है। मतलब सी विजिल का अर्थ है जागरूक नागरिक, ठीक है, अर्थात ये है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों द्वारा निभाई जा सकने वाली सक्रिय और मतलब जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि सी विजिल एक क्या है, उपभोक्ता आधारित क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसे संचालित करना आसान होता है, चलाना आसान है, जिसका उपयोग क्या है उपचुनाव, विधानसभा, संसदीय निर्वाचनों की अधिसूचना की तारीख से उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। तो इस
ऐप की विशिष्टता ये है कि ये केवल जो है लाइव फ़ोटो, वीडियो ऐप से ऑटो ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि फ्लाइंग स्क्वाड को समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु क्या है डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हो सके। शिकायत दर्ज करने से पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों की केवल एक तस्वीर या 2 मिनट का वीडियो या संक्षिप्त विवरण इसके माध्यम से भेजी जा सकती। मतलब ये समझिए कि जब इलेक्शन होने वाले उससे पहले आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद अगर कोई भी ऐसी चीज देखी जाती है गलत राजनीतिक दलों द्वारा किसी उम, नेता के द्वारा, तो ये उसकी वीडियो या फ़ोटो डाल सकते हैं इस एप्लीकेशन पर, ठीक है? तो इस ऐप के माध्यम से कैप्चर की गई जो आपका है जीआईएस जानकारी स्वतः जो है संबंधित जिले नियंत्रण कक्ष को जो है भेज दी जाएगी और जिससे क्या है फ्लाइंग स्क्वाड को कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर भेजना जो है आसान हो जाता है, ठीक है? मतलब ये है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप इसके द्वारा जो है ना बता सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए लिखा है पोस्टल बैलेट सुविधा, ये क्या होती है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव संचालन नियमों में संशोधन करके क्या है अनुपस्थित मतदाता, मतलब कि सपोज कि एक कोई गांव है, एक कोई शहर है एबीसी, तो इसमें एक व्यक्ति रहता है, ठीक है? लेकिन अभी क्या है ना, जब इलेक्शन होने वाली तो व्यक्ति यहाँ ना हो कि कहाँ पे है, पता चला हमने कह दिया कि बॉर्डर पे है, चाइना इंडिया बॉर्डर पे है, ठीक है? अब ये वोट कैसे देगा? अब वोट देने के लिए वहां से आएगा तो नहीं। हाँ, तो ये है अनुपस्थित मतदाता, ठीक है? तो इसकी अवधारणा पर बल दिया गया, मतलब वर्तमान में क्या है चुनाव में 80 वर्ष, अच्छा एक तो आयु हुई, 80 वर्ष से अधिक आयु और जो है निर्दिष्ट दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई। मतलब इसने कहा 80 साल से ज़्यादा के लोग जो है वोट देने नहीं आ पाएंगे, या जो देख नहीं सकते वो वोट देने नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति किसी निर्दिष्ट सेवा, हमने कहा ना कि किसी बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो में कार्यरत है, दिव्यांग है, वरिष्ठ नागरिक है होने के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन लोगों को क्या है डाक पत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना क्या है पोस्टल बैलेट है। यानी उनके पास एक पेपर चला जाएगा, ठीक है? वो वही है, एक पेपर चला जाएगा, उस पे सारी पार्टी होंगी, ये सब होगा, आप एक उसमें से एक पे टिक करके इन्हें वापस भेज दीजिए, ठीक है? यानी कि आपका वोट काउंट हो जाएगा वहां पे। जी, अब यहाँ देखिए क्या है, इसमें लिखा है एक देश एक चुनाव। तो गाइस अब क्या करते हैं ना, अब वीडियो हो गई थोड़ी सी लंबी, ठीक है? अब ये वाला जो है ना अपने हम सेकंड पार्ट में ले आएंगे। जो ये वाला पार्ट है हम अपने सेकंड पार्ट में ले आएंगे, यहाँ से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो चैप्टर नंबर 21 है इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है? फिर कंप्लीट हो जाएगा, ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और घटना चक्र की वीडियोस और जो दृष्टि क्विक बुक की और वीडियोस देखनी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, आप मेरा टेलीग्राम पेज जानते हैं, ठीक है? वहां से आपको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की हेल्प मिलेगी, मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब जो है ना नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।